नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आज आपके ICAR IARI की तरफ से टेक्नीशियन का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 28 फेब 2022 को। तो प्रथम शिफ्ट में वैसे इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 100 क्वेश्चंस में जीके के 25 सवाल हैं, साइंस के भी 25 सवाल और सोशल साइंस के भी 25 सवाल हैं। यानी जो ये 75 सवाल हैं इनमें से यहाँ पर एग्जैक्ट वो 47 सवाल मिल चुके हैं। वीडियो काफ़ी डिले हो गए हैं, 4 बज गए हैं। आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है वो 10:30 बजे हुआ है। डिले होने का कारण है रियल और ऑथेंटिक सवाल मिलने में टाइम लगता है। बार बार वेरीफाई किया। जो भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम पर सवाल सेंड किए हैं उन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल जिसके जुड़ने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इन 75 में से यहाँ पर जो 47 सवाल जीके के सवाल मिले हैं, सारे सवाल यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले जो आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। PDF फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रथम पारी में पूछे गए सभी जीके के सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील जिसका आज लास्ट डेट है, जरूर ग्रैब कीजिएगा 28 फेब। तो टेक्स्ट बुक पर यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट लगाना इसलिए जरूरी। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सेकंड मेन चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में समय कम, सवाल ज़्यादा है, तो कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन सा सेक्शन वीक है इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। अभी यदि आप ये टेस्ट सीरीज हैं बाई करते हो 26 से 28 फेब, जो आज लास्ट है 28 फेब, TTG के कूपन कोड यूज करेंगे तो 39 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन 2 दिवस में बाई करने वाले किसी एक लक्की विनर को महिंद्रा थार जैसी कार जीतने का भी मौका मिल रहा है। डील को ग्रैब कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, जिसमें 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC किसी भी अदर स्टेट या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, एक ही पास में ये सभी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देर न करते हुए ये जीके के सवाल कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ पर कितने जीके के सवाल करेक्ट हो रहे हैं या फिर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। पहला सवाल 2021 का जो डेविस कप है उसके विजेता कौन है। देखिए सवाल देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स इसमें ज़्यादातर सवाल है ना वो दिसंबर 2021 के पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स के लगभग 5 से 6 सवाल हैं, दिसंबर 2021 के ज़्यादातर सवाल हैं। लेटेस्ट की बात करूं तो आपकी जून से दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स है पूरे कवर कर लेना। यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। 2021 का डेविस कप के विजेता कौन रहे ये आपको पूछा तो रशिया हो जाएगा। रशियन टेनिस फेडरेशन डेविस कप है, ये मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत वैसे 1900 में हुई है और सर्वाधिक टाइटल है USA ने जीते हैं 32 टाइटल। अगला सवाल यहाँ पर, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेकर कीर्तिमान रचा है। तो ये तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की एक ही पारी में सामने वाली टीम के सारे विकेट आउट कर दिए। तो इनका नाम है एजाज पटेल, जो न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं और इन्होंने वानखाड़े टेस्ट की पहली पारी में भारत के खिलाफ यहाँ पर सभी 10 विकेट लेकर ये इतिहास रचा है। इससे पहले रिकॉर्ड अनिल कुंबले ने लिया है जो भारत के खिलाड़ी हैं, और इंग्लैंड के जिम लेकर ने ये कारनामा कर दिखाया था। और तीसरे क्रिकेटर बने हैं एजाज पटेल, जो ये एक करंट अफेयर्स का सवाल आपको पूछा गया है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि दांडी मार्च, नमक मार्च के बाद हुआ था। तो दांडी सत्याग्रह कब हुआ है, 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध में। पहले सिर्फ सरकार ही नमक बना सकती थी, आम आदमी को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून के अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रसार हो गया है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है गांधी जी के द्वारा 1930 में हुआ है, साल्ट सत्याग्रह के बाद में। आगे यहाँ पर एक सवाल भी पूछा गया है, दांडी मार्च में कितने अनुयायियों ने पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। तो दांडी मार्च की बात करें तो टोटल 78 लोग थे, गांधी जी सहित 78 लोगों के द्वारा जो साबरमती आश्रम अहमदाबाद है वहां से समुद्र तटीय गांव दांडी, एग्जाम में NTPC में सवाल आया था, दांडी गांव गुजरात के किस जिले में है, नवसारी में है। तो यहाँ तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी, ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। टोटल कितने माइल की पैदल यात्रा की है, तो 240 माइल, जो कि लगभग 385 किलोमीटर के इक्वल होते हैं। तो ये 12 मार्च 1930 को बापू यानी महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों की, याद रखिएगा 24 दिनों का पैदल मार्च ये इन्होंने निकाला था। दांडी कहाँ पर है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और महात्मा गांधी जी ने
अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के अध्यक्ष आपको पूछा है तो संजीव मेहता, ये भी आपको पता होगा। दिसंबर 2021 को नियुक्ति हुई, तो दिसंबर 2021 से काफ़ी करंट अफेयर्स हैं। इनसे पहले फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे वो उदय शंकर थे। फिक्की, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1927 में फिक्की की स्थापना हुई है। और नाबार्ड, यहाँ पर फिक्की का पूछा तो आपको नाबार्ड का भी पता होना चाहिए। तो नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है वो GR चिंताला हैं। सवाल हैं इसमें काफ़ी कथन वाले हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं, थोड़े टफ बता रहे हैं स्टूडेंट, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखिए एक और यहाँ पर करंट अफेयर्स का सवाल, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने राज्यसभा में बताया था कि टोटल 9 परमाणु रिएक्टर है वो 2024 तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा है। तो आपको पूछा कब तक 9 परमाणु रिएक्टर ये पूर्णतः आपकी एक तरीके से ऑपरेशनल होने वाला है, 2024 तक इनका ये टारगेट है। इन्होंने इनमें बताया कि 9000 मेगावाट के यहाँ पर 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर भी तैयार किए जाएंगे इन 9 परमाणु रिएक्टर के साथ साथ। वर्तमान में इंडिया में जो ऑपरेटिंग रिएक्टर है वो 22 है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो 7 है। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो वो आप कहेंगे अप्सरा है। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, जो भारत और एशिया का पहला कह सकते हैं। 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे परिसर में इसकी शुरुआत हुई है। और प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख जाए तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी? तो C पर अवतल दर्पण है कॉनकेव मिरर के वक्रता केंद्र पर यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस केस में उसकी इमेज बनने वाली है वो सेम C पर ही बनेगी। तो इसका इमेज भी C पर बनने वाला है। कैसा बनेगा उसकी प्रकृति? तो ये उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा। आकार है जो ऑब्जेक्ट का है वो ही आकार इमेज का रहने वाला है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें आप कॉनकेव मिरर में, उसकी इमेज कैसी और कहाँ पर बनेगी ये ज़रूर देखिएगा। अनंत पर यदि आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उस केस में फोकस पर, और अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा कॉनकेव मिरर में। सभी जितने भी आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज बन रही है वास्तविक उल्टा। लेकिन एक याद रखिएगा, जब आप P पोल ध्रुव और F के मध्य, जो भी आपका P रहता है मिरर का ये सेंटर का, और फोकस बिंदु के मध्य यहाँ पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो उस केस में दर्पण के पीछे विवर्तित बड़ा बनेगा, आपस और सीधा, ये थोड़ी अलग स्थिति है। बाकी यदि आप C से परे रखते हो, C से पीछे रखेंगे तो F और C के बीच में छोटा बनेगा। तो ये आप सभी को आना चाहिए। और बाकी कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें ये 2 स्थिति रहती है, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, लेकिन आभासी और सीधा रहता है इसमें कॉन्वेक्स में। नेक्स्ट वन यहाँ पर, लेंस के फॉर्मूले पर आधारित आपका न्यूमेरिकल था। कहने को तो ये 10th स्तर का पेपर है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं, आगे एक और सवाल बताऊंगा साइंस का पूछा गया है जो कि नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर सवाल आए हैं, 10th स्तर के नहीं है। तो टफ सवाल यहाँ पर साइंस का आपको देखने को मिले हैं। देखिए 1/f लेंस सूत्र पर आपका अंकित सवाल था, न्यूमेरिकल था। तो 1/f जो फोकल दूरी है वो 1/v प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी 1/u होती है। तो ये 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। और इसी के अलावा दर्पण सूत्र पूछ ले तो मिरर फॉर्मूला में आपको माइनस के स्थान पर प्लस करना है। स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो लेंस की शक्ति है, पावर है, उस पर आधारित भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो पावर ऑफ लेंस होती है 1/ फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर के पूछा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ठीक है, लिम्फ सेल, लसिका कोशिकाएं जिन्हें लिम्फोसाइट भी इसी के अंतर्गत रहती हैं। तो ये बोन मेरो जो अस्थि मज्जा है यहीं पर बनती हैं लसिका कोशिकाएं या फिर लिम्फोसाइट हैं। ये थाइमस और अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं। और जो दीर्घ अस्थि अंग है वहाँ पर लसिका कोशिकाएं भी बनती हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक, यानी जो आपको केरोसिन का अपवर्तनांक दे रखा है 1.44 म्यू और पानी का 1.33 है। तो पूछा क्या है कि प्रकाश की एक किरण यदि मिट्टी के तेल से पानी में प्रवेश करती है तो वो किस प्रकार मुड़ेगी? अब देखिए मिट्टी का तेल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसका मतलब ये सघन है। और डेंस है, पानी क्या है, अपवर्तनांक कम है, तो ये थोड़ा विरल है। तो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है तो वो क्या होगी, सघन से विरल आएगी तो एकदम स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप कहेंगे अविलंब से दूर हट जाएगी। और जब इसका उल्टा कर दें, जैसे यदि
प्रकाश की किरण विरल जल से केरोसिन में प्रवेश करे तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट वाला नागा हिल्स, जो नागा पहाड़ियां हैं वो पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वांचल माउंटेन है, जैसे ईस्टर्न माउंटेन आप बोलते हो तो नागा हिल्स वहीं पर है। वैसे नागा पहाड़ियों की बात करें तो भारत और जो म्यांमार की सीमा है वो उस पर लगने वाली ये पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। पूर्वांचल जो हिल रेंज है इसके अंतर्गत नागा के अलावा कौन सी हिल्स है, पटकाई है, ठीक है, मिजो हो जाएगी, मणिपुरी है, ये सभी आ जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारत में प्रथम खाद्य संग्रहालय जो फूड म्यूजियम है वो कहाँ पर खोला गया है, यह भी नवंबर 2021 का करंट अफेयर से सवाल है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है, जो भारत का पहला खाद्य संग्रहालय है। और किसके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल हैं, इनके द्वारा ये भारत का प्रथम खाद्य संग्रहालय कहाँ पर, तमिलनाडु के तंजावुर में। अगला सवाल, मानव नेत्र के भागों से संबंधित आपको सही क्रम बताना है। तो किस टाइप से सवाल पूछा गया था, एग्जैक्ट जो भी कैंडिडेट को पता है, जिन्होंने एग्जाम दिया है प्रथम शिफ्ट का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मानव नेत्र के भागों की सही क्रम की यानी बात करें शुरुआत से, प्रकाश कहाँ पर प्रवेश करता है, तो आंख जो बाहर से कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी होती है ना, वो रहती है दृढ़ पटल, उसे बोलेंगे। अब दृढ़ पटल के सामने वाला जो उभरा हुआ भाग है वो कॉर्निया है। नेत्रदान में क्या होता है, कॉर्निया का दान होता है। तो जो आंख में प्रकाश है ना वो कॉर्निया से होकर क्या है, प्रवेश करता है। अब कॉर्निया के पीछे एक जो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली है उसके पीछे क्या होती है, आइरिस होती है। और आइरिस के बीच में एक जो ब्लैक सा छेद होता है ना उसे पुपिल बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, जिसे नेत्र तारा भी कहते हैं। और आइरिस का कार्य क्या है, आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना, किस मात्रा में प्रकाश आ रहा है, अंधेरा है या फिर ज़्यादा यहाँ पर प्रकाश है। और पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है, तो ये सही क्रम रहता है नेत्र के भागों का। और आंख के लेंस के पीछे क्या होता है, पारदर्शी दरो, जिसे काचाप दरो बोला जाता है। और फिर यहाँ पर सबसे भीतर, आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। तो सबसे पीछे आप कह सकते हो दृष्टि पटल है, जो रेटिना है। यहीं पर आपको छवि है, जो किस प्रकार का रंग है, आकार है, वो मस्तिष्क तक है, प्रतिबिंब है, उसका सारा दृष्टि सिराओं के माध्यम से जाता है, रेटिना पर आपको पता चलता है किस टाइप से इमेज है। और अगला सवाल देखते हैं, दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है। दल बदल की बात करें तो ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल है, इसकी बात करें तो कब ये शामिल हुआ है संविधान में, दल बदल जो विरोध कानून है, तो 1985 में जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 1985 में, इसमें दल बदल विरोधी कानून है ये आया था। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में वो जब चाहे ऐसे नहीं जा सकते हैं, फिर तो वो बात हो जाएगी आया राम गया राम, एक कहावत है, इससे भी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था। बशर्ते कि अब जा तो सकते हैं लेकिन कम से कम 2/3 विधायक हैं वो विलय के पक्ष में, जाने के पक्ष में होना चाहिए। जितनी भी पार्टी हैं उस पार्टी के 2/3 विधायक। अब बात करूं जो लास्ट में अनुसूचियाँ ऐड हुई हैं, पहले 8 थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। 9वीं अनुसूची कब हुई है, जो प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, जिसमें भूमि सुधार संबंधित कानून है। और फिर यहाँ पर 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 1985 में 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर बात करूँ 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के जरिए। अब जो 11वीं अनुसूची में है ना, इसमें पंचायतों से संबंधित विषय हैं। टोटल कितने विषय हैं, 29 विषय की इस सूची में व्यवस्था की गई है। ये 29 विषय हैं, यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है अभी लेटेस्ट 2021 वाले में। अब 12वीं अनुसूची है ना, इसमें नगर शासन प्रणाली है और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर पंचायतों का पूछ लिया, पंचायतों से संबंधित आपको सही कथन बताना था। तो कथन वाले काफ़ी सवाल आए हैं, यानी आपके सवाल के अंतर्गत आपको सही या फिर गलत कथन दे रखे हैं, घुमा फिरा के इस प्रकार सवाल पूछे जा रहे हैं। पंचायतों से संबंधित सही कथन में वैसे क्या विकल्प थे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी जो भाग, संविधान के कौन से भाग में पंचायतों का उल्लेख है, तो आप कहेंगे भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। अब भाग 9 में कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक ये सभी पंचायत हैं। और उसके बाद बात करूं कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अंतर्गत टोटल 29 विषय रखे गए हैं। और वैसे शुरुआत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए एग्जाम आता है। बलवंत राय मेहता समिति थी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
बलवंत राय मेहता समिति। और फिर मैं बात करूं पंचायतों के बारे में, तो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1983 को, सॉरी 1993 को, ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसके प्रतीक के रूप में जब इसको लागू किया गया तो वो डे है 24 अप्रैल, इसलिए पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को। एडोल्फ हिटलर हैं, इनके आक्रमण का जो सही कालक्रम आपको पूछा गया था, इनके जो युद्ध है पहला कौन सा हुआ है, क्या विकल्प थे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नील हरित शैवाल से एक स्टूडेंट ने सवाल बताया है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इसमें भी पूरे एग्जैक्ट सवाल नहीं बता पा रहे हैं, टफ सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है एक बैक्टीरिया आप कह सकते हो जीवाणु का प्रकार है जिसे साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा है वो प्राप्त करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट में आपको पूछा है एक सवाल, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3, इसमें क्या नहीं है, तो ये सभी एलिमेंट रहते हैं, बाकी विशेषता वगैरह किससे सवाल था ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला है। बात करूं नेक्स्ट सवाल की, प्रतिरोध के समानांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ने से तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा, तो समानांतर क्रम में ऐड करें तो ये न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया, यदि आपके समानांतर क्रम में पूछें तो तुल्य प्रतिरोध आपका 1/r हो जाएगा। जितने भी आपको प्रतिरोध दे रखे हैं उनको व्युत्क्रम करके ऐड ही तो करना है आपको, और इसमें फिर लास्ट में ध्यान रखना है 1/r जो आंसर आएगा ना वो 1/r बराबर जितना भी आ जाए 1/7/8, तो फिर r की वैल्यू आपको निकालनी वो उल्टी हो जाएगी। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीरीज में जितने भी प्रतिरोध दे रखा डायरेक्टली आप इसको सिंपली जोड़ देना है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर ह्वेनसांग, इन्होंने बौद्ध शिक्षा कहाँ हासिल की, वैसे बौद्ध शिक्षा है जो चीन में है वहाँ पर हासिल की, लेकिन भारत में इन्होंने बौद्ध शिक्षा है, इसमें देखिए काफ़ी मतभेद था। तो भारत का जो नालंदा विश्वविद्यालय है बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी यहाँ पर पुस्तकें वगैरह थी, तो उनको अध्ययन करने के लिए आए थे नालंदा विश्वविद्यालय। ये चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हैं। अपनी यात्रा का वर्णन इन्होंने जो पुस्तक है सियुकी में की है, और भारत में ये 15 वर्ष तक रहे हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी है, शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी थी दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा बहार खान लोहानी। ये बिहार के अफगान गवर्नर हैं, इनके अधीन शेरशाह सूरी ने सेवा की है, और जिसने उन्हें शेर की उपाधि दी क्योंकि उन्होंने एक बार एक बाघ को मार डाला था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, बिहार के सासाराम शहर में। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष से संबंधित आपको एक गलत मिलान है वो सेलेक्ट करना था, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो संविधान निर्माण विभिन्न समितियां हैं, जैसे कि संघीय समिति, शक्ति संबंधी समिति है, संघीय संविधान समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार वाली है वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यकों की उप समिति, ठीक है ये अल्पसंख्यक है, और इसके बाद ये उप समिति है HC मुखर्जी इनके अध्यक्ष, मौलिक अधिकारों संबंधित उप समिति, ऊपर तो समिति थी अब सभी उप समितियां हैं। मौलिक अधिकार वाली उप समिति के हैं JB कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति है राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के हैं राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति भी, वित्त एवं स्टाफ समिति ये सभी राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आवास समिति B पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति KM मुंशी। किन पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्रफल में कमी देखी गई है अभी हाल ही में, तो दो दो राज्यों का पेयर करके दे रखा है, हो सकता है सर्वाधिक कमी के क्रम में हो। वैसे भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र में क्या डिक्लाइनिंग यहाँ पर कमी है वो हुई है। जैसे सर्वाधिक यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल कम हुए हैं वो फॉरेस्ट कवर, मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड में 235, मिजोरम में 186, मेघालय में 73 वर्ग किमी की कमी देखने को मिली है। 2021 में पुरुष FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का जीता है अर्जेंटीना ने। उप विजेता टीम रही है जर्मनी। हुआ कहाँ पर है, भारत में कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारतीय भाषा परिवार सबसे बड़ा है। जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार में जिसमें अंग्रेजी आ जाती है, हिंदी आ जाती है, तो ये दो भाषा है सर्वाधिक विश्व में बोली जाती हैं। जब ये आ गई तो ये पूरा सबसे बड़ा ही हो जाएगा। रूसी, प्राचीन, फारसी है, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये सभी इस भारोपीय में आती हैं। वैसे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सर्वाधिक सेकंड पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, बंगाली। सर्वाधिक तो हिंदी है ही है, उसके बाद बंगाली आती है, फिर तीसरे स्थान पर मराठी है, नेक्स्ट चौथे स्थान पर तेलुगु, पांचवें पर तमिल, फिर छठे पर गुजराती। अगला सवाल यहाँ पर आपको पूछा है, जो सोलेनोइड होता है एक तरीके से
जो चुंबक रहती हैं जिसमें स्प्रिंग के आकार की सोलेनॉइड है। फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पूछ लिया है। अब देखिए 10th लेवल में ऐसे सवाल कथन आधारित इसमें भी पूछा गया था, स्टेटमेंट है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है म्यू एन आई रहता है इस प्रकार से। नेक्स्ट वाला यहाँ पर आपको पूछा है कि परमाणु क्रमांक 20 जो कैल्शियम का होता है और परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन का होता है, तो इनको आपस में मिलाएंगे तो उनका कुछ रासायनिक गुण, ये भी स्टेटमेंट देकर सवाल पूछा गया था। तो सॉल्युबिलिटी इसमें ऑप्शन था, किस प्रकार उसकी विलेयता रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, जो मिलाएंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन को कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा तो उसकी जो विलेयता जल में है वो क्या बनेगा, जल में विलय होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और मेथेनॉल में वो विलय नहीं रहता होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यदि गुण में था तो 2613 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल इस टाइप से स्टूडेंट ने बताया है, जो कोरबा है उसका क्या कार्य है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। फुल फॉर्म है कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। कोरबा जो एनेबल करता है किन के मध्य कोलैबोरेशन है, किन के मध्य जो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटिंग हार्डवेयर के मध्य समन्वय स्थापित करता है कोरबा। तो इनमें क्या विकल्प थे वो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है, निवारक निरोध पूछा है आर्टिकल 22 में। तो निवारक निरोध का मतलब है आर्टिकल 22 में भी अलग अलग खंड है, जैसे 22(1) में यानी किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराएं, बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। अब ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हो, कारण तो होगा, कुछ गड़बड़ी की है तभी आपने अरेस्ट किया, तो वो कारण उनको बताना पड़ेगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने। अब कोई भी एडवोकेट हैं उनको अधिकार हैं, उनसे वो परामर्श ले सकते हैं, प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। ऐसे नहीं डायरेक्ट सीधा ही जेल में डाल दिया, कोई एडवोकेट नहीं किया, कारण भी नहीं बताया, तो ये एक उनको अधिकार है। निवारक निरोध आर्टिकल 22 में है। और आर्टिकल 22(2) में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जैसे ही आप गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। कोर्ट में निकटतम मजिस्ट्रेट है वहाँ पर चालान आपको पेश करना पड़ेगा, क्यों गिरफ्तार किया, फिर कोर्ट ही उसका निर्णय देता है कि किस प्रकार इनकी सजा है। अब आर्टिकल 22(3) में ये है, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है जो आर्टिकल 22(1) 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। और बाकी आर्टिकल 20 में भी आपको पता होना चाहिए कुछ इस टाइप से, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, आर्टिकल 20 में है। अपराध मान लेते हैं आपने 1947 से पहले किया है तो उस समय क्या नियम था उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। 1950 में क्या अब नियम चेंज हो गए तो वो सज़ा आपको नहीं मिलेगी। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के समय आरोपित था उस समय जो अपराध किया वो उस अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं था, अभी आता, तो उस केस में आप उसको नहीं ठहरा सकते हो दोष। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार आप सजा भी नहीं दे सकते हो। ये कुछ दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में है। मंदिर वास्तुकला में द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता में आपको एक गलत कथन बताना था। तो एक स्टूडेंट ने इस प्रकार बताया कि सवाल ये इस टाइप से था कि साउथ इंडिया के टेम्पल में आयताकार, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, गोलाकार द्रविड़ शैलियों के नाम पूछे तो एग्जैक्ट किस टाइप से मंदिर वास्तुकला का सवाल था, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सवाल काफ़ी घुमाकर पूछे तो स्टूडेंट सही रूप से बता ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए जैसे द्रविड़ शैली है वो साउथ इंडियन टेम्पल की है जो मंदिर वास्तुकला की है, और नागर शैली है जो उत्तरी भारत की मंदिर है। अब इनमें एक शिखर रहता है, शिखर है ना वो उत्तरी भारत के मंदिर में मिलता है, और विमन है ये द्रविड़ शैली में है ना दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर पूछा है यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये पेंशन से। जो कार्मिक राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक शुरू की जो पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में कार्य करेगी। अब ये चेहरा ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन किया जाएगा जो उनको बताएगी कि वो जीवित है, उस केस में उनको फिर पेंशन वगैरह स्वीकृत होती है। तो ये पेंशन भोगियों को पेंशन प्राप्त करने में आसानी हो इसके लिए फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, इनकी नीति की शुरुआत हुई है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ड्यूरिंग 10th 5-year प्लान, यानी आपको पूछा है 10वीं पंचवर्षीय योजना है ना, उस समय अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में ये शुरुआत हुई है। यहाँ पर उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री होते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है
उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, जो कि योजना आयोग के एक तरीके से अध्यक्ष कह सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। 9th और 10th पंचवर्षीय योजना, 10वीं जो 2002 से 7 वाली है, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं। पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू, फिर चौथी में इंदिरा गांधी आ गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना है, ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई है और इनके प्रधान अध्यक्ष रहते हैं वो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, हु डिस्कवर्ड द अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव, यानी अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव हैं, लघु एक तरीके से रेडियो तरंगे हैं, उनकी आविष्कार या फिर खोज किसने की है? जेसी बोस ने। ठीक है, जेसी बोस ने ये अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव की, बाकी लघु वेव की शायद हर्ट्ज ने की थी और अल्ट्रा शॉर्ट की रेडियो वेव की जेसी बोस ने। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार गलत कथन आपको बताना था, जिसमें ये कथन दे रखा था एक स्टेटमेंट कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता है सबसे कम जो साक्षरता दर है वो बिहार की है, ना कि उत्तर प्रदेश की। वैसे भारत की मैं साक्षरता की बात करूं तो 74% है, 74.04% है। सबसे अधिक साक्षरता है वो केरल की है। इस प्रकार ये पूरी आप टेबल देख सकते हो। सबसे कम बिहार की है 63.82%। लिंगानुपात में सबसे अधिक केरल है और सबसे कम हरियाणा का है। कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कथक नृत्य है ना, ये उत्तर प्रदेश का, न कि दक्षिण भारत का। कथक नृत्य मुगल काल का दरबारी नृत्य भी रहा, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया इस फैक्ट से भी। पीएच वैल्यू दे रखी थी आपको, 8 दे रखी थी, 9 दे रखी थी। इस प्रकार आपको शारीरता से संबंधित स्टेटमेंट दे रखा था कि पीएच वैल्यू किसकी ज़्यादा, शार्य कौन सा ज़्यादा, तो जिसकी ज़्यादा पीएच वैल्यू उतना ही ज़्यादा शार्य है, जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ही ज़्यादा अम्लीय। आपको दे दें पीएच वैल्यू 1 और 2, और तो आप कहेंगे पीएच वैल्यू 1 वाला जो भी है उसकी अम्लता ज़्यादा है, और पीएच वैल्यू 2 है उसकी अम्लता उसके सापेक्ष कम है। और जो 7 के बाद क्षारीयता स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी ज़्यादा पीएच वैल्यू वो जितना ही ज़्यादा क्षार्य है, तो 9 ज़्यादा क्षार्य है, 8 कम है। कोविड वैक्सीन है जाइकोव डी है, उसका आपको इफिशिएंसी रेट पूछे कितनी ज़्यादा वो प्रभावी हैं, तो जाइकोव डी का जो प्रभावकारिता दर है वो 66.6% आया। कितना? लगभग 67% है वो प्रभावी है, इसकी एफिशिएंसी है। जाइकोव डी है ये विश्व की प्रथम डीएनए आधारित वैक्सीन है कोविड-19 की प्रथम डीएनए आधारित ये प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, और ये स्वदेशी है, नहीं अपने भारत की है। इसके भारत के द्वारा विकसित ये जाइकोव जो अहमदाबाद स्थित है जायडस कैडिला के द्वारा ये निर्मित है। और इसमें दो देखिए 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं ना, इनके लिए जो स्वीकृत वैक्सीन यही है जाइकोव डी। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन है, जिसका कोड नेम है BBB 152 है। निर्माता भारत बायोटेक और ICMR है, और ये किस टाइप टेक्नोलॉजी पर है? इनएक्टिव वायरस बेस्ड है, और इसके स्टोर के लिए तापमान की आवश्यकता है। एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये राजस्थान के एग्जाम में, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है ये तापमान, इतना चाहिए इनको स्टोर करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। बाकी कोविशील्ड हैं जो एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, और किस पर आधारित, किस प्रकार की है? वायरल वेक्टर है, और इसके लिए भी तापमान 2 से 8 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर विवाह से संबंधित कथन आपको एक सवाल पूछा गया है। एग्जैक्ट किस टाइप से सवाल था कमेंट सेक्शन में बताना, स्पष्ट रूप से मिला है। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य जो एक विवाद था, तो वो क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हुआ था, जिसमें भीमराव अम्बेडकर अलग निर्वाचन पर अड़े हुए थे, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार किया, और इस कारण ये सम्मेलन असफल हो गया था। द्वितीय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, उसके बाद यहाँ पर गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और फिर इनके मध्य पूना समझौता भी हुआ है। भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य पूना समझौता, पूना पैक्ट है। इसमें ये पुणे की एरोदा जेल में हुआ था 1932 में 24 सितंबर को, और इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को ये समाप्त कर दिया गया है, नहीं माना इन्होंने। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जरूर यहाँ पर 71 से बढ़ाकर 147 की थी। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो प्रथम हुई थी 1931 में, 22 नवंबर से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। वैसे भीमराव अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखना आपको। और सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये आपकी हुई थी सितंबर से दिसंबर 1931 में। ये तीनों ही लंदन में हुई है, और तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के PM कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड है। इस पैक्ट से काफ़ी बार सवाल आता है एग्जाम में। और तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया है भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने।
और दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इसके बाद गांधी जी ने शून्य अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू किया था। अगला सवाल यहाँ पर, सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ है इसमें कुछ प्रतिशत की बात हुई थी और इस प्रतिशत के बारे में बताना है, साथ ही साथ ये समझौता कब हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। प्रतिशत की बात हुई थी वो 20% हैं जो पाकिस्तान की और नदियाँ जा 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई थी, 3 इंडिया को। अब 3 पाकिस्तान की कौन सी, जो पश्चिमी नदियाँ हैं ना, सिंधु चिनाब झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि नियंत्रण तो पाकिस्तान को दिया गया लेकिन भारत को ऐसे इसमें छूट दी गई कि भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इनका करीब 20% हिस्सा है वो भारत के लिए रहता है, लेकिन भारत पानी को रोक नहीं सकता है। इस समझौते में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ है, कराची में हुआ था। 19 सितंबर 1960 को हुआ है। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे, उनके साथ ही साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये इनमें मध्यस्थता का काम किसने किया, समझौता कराया किसने है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये समझौता कराया गया है। पूर्वी नदियाँ जो भारत को नियंत्रण दिया गया है वो कौन सी हैं, ब्यास, रावी और सतलज भारत के, और चिनाब झेलम सिंधु है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की 31 राज्यसभा सीट, फिर महाराष्ट्र की 19 है, ठीक है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष याद रखना है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार, तो 2011-12 के अकॉर्डिंग बीपीएल परसेंटेज भारत में कितने लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो 22% है वो बीपीएल है 2011-12 के अकॉर्डिंग है। इससे पहले 4-5 में 33% के आसपास था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण आपको बताना है, तो दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है, जैसे कि AB+CD होता है ना, जिसमें यौगिक आपस में मिल रहे हैं, तो AgNO3 NaCl मिल रहे हैं, तो Ag के साथ Cl हो गया, NaNO3 हो गया। और एक ही सिर्फ प्रतिस्थापन अधिकार है, रिएक्शन है एक ये, तो उसमें जैसे A+BC मिल रहे हैं, एक एलिमेंट है एक यौगिक है, तो इसमें डबल में ये फर्क होता है। अगला सवाल यहाँ पर, पौधे का यौन प्रजनन अंग कौन सा है, तो पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही एक पौधे के प्रजनन अंग है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल थोड़ा अस्पष्ट मिला है, जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है पहली बार में ज़रूर बताना किस टाइप से ये एग्जैक्ट सवाल था। सवाल यह है कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन है, उसमें कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में ये कुछ इसमें मध्यस्थता या फिर मिले थे इस टाइप से। फिर स्टूडेंट ने एक इस प्रकार बताया कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में लीडर्स को मनाने में सफल हुए थे। एक स्टूडेंट बताया कि खिलाफत आंदोलन के बाद किन सदस्यों ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन में सहायता प्रदान की थी। तो एग्जैक्ट किस टाइप से सवाल था आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बात करूं खिलाफत और असहयोग आंदोलन की, तो खिलाफत में गांधी जी ने सपोर्ट किया था, उनके सपोर्ट में असहयोग आंदोलन का भी जो भी मुस्लिम नेता थे इन्होंने भी सपोर्ट किया था। खिलाफत आंदोलन है मार्च 1919 में, जो शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली अलुबंदुआ ने की थी मार्च 1919 में। असहयोग आंदोलन है ये भी सितंबर 1920 में शुरुआत हुई है, फिर समाप्त हो गया था जब ये चोरी चोरा कांड हो गया था, उसमें महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था 4 फरवरी 1922 को, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये है, मध्य प्रदेश ने 2021 में कितने, अब देखिए ये भी स्पष्ट नहीं मिला है, करंट अफेयर्स का सवाल है। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि सोलर योजना से संबंधित कुछ बजट आवंटित हुआ है 2021 में, या फिर सीएम ने कुछ घोषणा की है, या फिर जो थर्मल पावर से संबंधित था। तो एग्जिट किस टाइप से, ये एक मध्य प्रदेश की योजना से सवाल पूछा गया था। और बाकी एक सवाल जो एक यूक्लिप्ट से संबंधित एक आंदोलन था, जिसमें यूक्लिप्ट्स को काट कर कोई और प्लांट लगाए गए, मतलब उसको ये खराब है प्लांट तो इसको काटने से कुछ और प्लांट लगाने की जो पेशकश, एक आंदोलन किस टाइप से, ये भी आप बताना कमेंट सेक्शन में। और बैंक से सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ किस बैंक की कौन सी योजना है, इस टाइप से सवाल आए हैं। तो 75 वैसे सवाल थे आपके टोटल में जीएस की बात करूं, जिसमें जीके प्लस आपकी साइंस प्लस ये एक तरीके से पूरा जीके ही हो जाता है, जिसमें सामाजिक विज्ञान और आपका सामान्य ज्ञान। तो इनके 75 सवाल, 25% सवाल और 25 सवाल मैथ के थे। तो इन 75 में से यहाँ पर 47 सवाल आपने देखे, कुछ सवाल एग्जैक्ट नहीं मिले, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, जिनको याद है, सही मेमोरी है उनकी। तो वैसे इनको याद करना काफ़ी मुश्किल है, एक तो स्टूडेंट के पहले ही एग्जाम में कम समय रहता है, सवाल ज़्यादा रहते हैं, तो वो याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इतने सवाल हैं। फिर भी स्टूडेंट ने मेहनत करके बताया है, काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी अपने से अपने पूछे के सवाल भेज सकते हो। सवाल भेजने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल पर जैसे एग्जाम खत्म होता है वहाँ पर सवाल भेजने की आपको लिंक मिल जाती है। बाकी आज लास्ट डे है, यदि आप टेक्स्ट बुक पर
ये पास बाई करते हो तो आपको 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है और ये आप एक कार भी जीत सकते हो। जो भी कैंडिडेट हैं 26-28 फेब के मध्य ये टेस्ट सीरीज बाई करते हैं। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट या फिर थर्ड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।